Hello everyone, my name is Priyanka. So we were discussing about the last chapter. In the previous lecture, we have discussed so far the safety, what is first aid, and we have also seen the what should we have to apply as a first aid in different cases. Now we will continue that topic, and today is the third lecture of this chapter, that is safety and first aid. Now we will see in this lecture that what first aid we should give or apply in case of burns. What is burn? बर्न का मतलब क्या होता है? बर्न का मतलब हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे हम कभी किचन में काम कर रहे हैं, उस समय हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट उठा लिया है, पकड़ लिया है, या कुछ भी आप ऑयली कुछ फ्राई कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है तो आपका हाथ जल गया हो, या फिर कभी कभार जब हम लेबोरेटरीज़ में काम करते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं, हम तो लैब्स में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ केमिकल्स होते हैं जिस वजह से हमें चोट लग सकती है, हमें बर्निंग हो सकती है। बर्ना मीन्स जल जाना, जिसमें हमें हमारी स्किन जल सकती है। अगर वो बर्निंग ज़्यादा सीवियर है, ज़्यादा मेजर है, तो हमें क्या फर्स्ट एड लेने चाहिए। अगर वो बर्निंग ज़्यादा सीरियस नहीं है, नॉर्मल है, तो हमें क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए। तो यही हम इस लेक्चर में आज देखेंगे। तो व्हाट इज़ बर्निंग? बर्निंग का मतलब होता है किसी हॉट ऑब्जेक्ट से या किसी भी केमिकल से जल जाना, उसमें हमारी जो स्किन है पूरी डैमेज हो जाती है। और अगर बर्निंग बहुत डीप डाउन हो गई है, बहुत डीप हो गई है, स्किन के भी बहुत नीचे तक चली गई है, इनसाइड द स्किन और अंडर द स्किन, तो फिर हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और फिर हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना ही पड़ता है और करना भी चाहिए। बट उसके पहले हमें फर्स्ट एड क्या देना चाहिए टू दैट इंजर्ड और बर्न पर्सन, हम देख लेते हैं। If the burning is minor, that is in the case of minor burns can be treated at home. अगर जो बर्न है, कोई पर्सन है, उसे बर्निंग हुई है, उसका कोई भी पोर्शन, बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी पोर्शन में बर्निंग हुई है, वो जल गया है किसी भी रीज़न से, चाहे वो किचन में जल गया हो, चाहे वो केमिकल से जल गया हो, किसी भी रीज़न से अगर वो जल गया है, तो हमें फर्स्ट एड क्या देना चाहिए। अगर वो माइनर है, इफ़ द बर्न इज़ माइनर, अगर वो माइनर है, ज़्यादा सीवियर नहीं है, ज़्यादा बर्निंग नहीं हुई है, तो फिर हमें उस केस में क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, उसे हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। माइनर बर्न्स को वी कैन ट्रीट एट होम। तो हमें क्या करना चाहिए? अप्लाई आइस क्यूब्स और कोल्ड वाटर ऑन द बर्न्ड एरिया टू गिव रिलीफ फ्रॉम द बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग कब होती है? जब कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट्स के हम कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो वो हॉट ऑब्जेक्ट जब हमारे कांटेक्ट में आता है तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, पेन होता है, और बिल्कुल अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? कोई बर्न एरिया, सपोज कीजिए मैंने कोई हॉट ऑब्जेक्ट पकड़ा, अब मेरी सारी फिंगर्स बर्न हो गई है, तो अब मैं क्या करूँगी? इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है, मैंने हॉट ऑब्जेक्ट पकड़ा तो मैं फटाफट हाथ हटा लिया, तो ज़्यादा सीवियर बर्न नहीं है। तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे फटाफट ठंडे पानी में या फिर आइस क्यूब्स उस पर रब कर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि आइस क्यूब्स ठंडा होगा, ठंडे पानी से मुझे रिलीफ मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अप्लाई आइस क्यूब्स और कोल्ड वाटर ऑन द बर्न एरिया टू गिव रिलीफ फ्रॉम द बर्निंग सेंसेशन। जो बर्निंग झंझनाहट होती है, सेंसेशन होती है, बिल्कुल आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ सकते, इतनी इचिंग होती है, इतना पेन होता है, तो उसमें हम कोल्ड वाटर से उस एरिया को ट्रीट कर सकते हैं। पहले हमें कोल्ड वाटर आइस क्यूब्स अप्लाई कराना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड वी कैन टेक? अप्लाई अ पेस्ट ऑफ वाटर एंड बेकिंग सोडा फॉर रिलीफ फ्रॉम पेन। फिर आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो? आफ्टर अप्लाइंग द आइस क्यूब्स अप्लाई करने के बाद आप एक पेस्ट बनाइए जिसमें वाटर और बेकिंग सोडा को आप मिक्स कर सकते हैं, और फिर उसे आप बर्निंग एरिया या बर्नड एरिया पर अप्लाई करा सकते हैं। उससे क्या होगा? ये पेन रिलीवर होता है, ये उस पर्सन को, बर्न पर्सन को रिलीफ दिलाता है, क्योंकि जो बर्निंग सेंसेशन होती है बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, वो हर कोई नहीं बियर कर सकता, उसे कोई झेल नहीं सकता। तो जो बर्निंग सेंसेशन होती है उससे रिलीफ देने के लिए हम बेकिंग सोडा का पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, वी कैन ऑल्सो अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अब वो जो बर्निंग एरिया है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरे सराउंडिंग्स में है हमारे, अब वो बर्निंग एरिया हमारी सराउंडिंग के कांटेक्ट में तो है ही सही, अब वो पानी के कांटेक्ट में आएगा, पानी जैसे हम नहा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हमने हैंड वॉश किए, हमें ध्यान नहीं रहा और वो बर्निंग एरिया पानी में चला गया, अगर उस पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जर्म्स है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एरिया हमारा जल गया है, जो भी हुआ है, बर्निंग कहीं पे भी हुई है, तो उससे वो हमारी बॉडी में जर्म्स जा सकते हैं। तो इन्फेक्शन ना हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट या क्रीम उस पर अप्लाई करा सकते हैं, ताकि वो जो बर्निंग एरिया है वो
हील हो जाए जल्दी से और इन्फेक्शन जो है ज़्यादा सीवियर ना हो, या इन्फेक्शन फैले नहीं पूरी बॉडी में। तो ये हम स्टेप ले सकते हैं इन केस ऑफ माइनर बर्निंग। सेकेंड केस हम देखते हैं इन केस ऑफ सिवियर बर्न्स। जब सिवियर बर्न्स होते हैं, जैसे कि कई बार हमने देखा है कि डाउरी के लिए, दहेज के लिए क्या होता है, बिल्कुल कॉमन सी बातें हैं, जनरल सी बातें हैं, जो कुछ घरों में लड़कियों को ये जला देते हैं। ये सही नहीं है, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट कुछ घर में दहेज के लिए किसी भी रीज़न से बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली, बहू को जला देते हैं, तो पूरा वो जल जाता है। बच्ची जो होती है, जो लड़की होती है, वो जल जाती है। उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में हमें जो फर्स्ट एड है वो क्या देना चाहिए, वो बर्निंग जो होती है, अगर ज़्यादा बर्न हो गया है, कोई भी, ज़रूरी नहीं हम एक की ही बात कर रहे हैं, कोई भी पर्सन किसी भी रीज़न से ज़्यादा बर्निंग हो गई है, बहुत सीवियर बर्निंग है कि उसकी अंदर के टिश्यूज़ और अंदर के सेल्स, अंदर का जो हमारे बॉडी मास होता है वो आपको दिख रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, डू नॉट प्रिक ब्लिस्टर एंड इट कैन गेट अफेक्टेड। आपको जब भी हमें बर्न होता है तो एक ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है, वहाँ पर एक ब्लिस्टर की तरह एक पिंपल जैसा फॉर्म हो जाता है, कई बार उसमें लिक्विड भी फिल हो जाता है, तो उसको आप प्रिक मत कीजिए, उसे आप दबाइए मत, उसे प्रेस मत कीजिए, उसे आप उसमें मतलब बिल्कुल भी टच मत कीजिए, उसे आप वो करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर वो आपको इन्फेक्शन कॉज करा सकता है। किसी भी चीज़ का आपका हाथ लग गया, आपका नेल भी लग गया, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में भी स्प्रेड हो सकता है। तो टेक sterile piece of cloth and dip it in a solution of baking soda and use this cloth to cover burnt area। अब क्या होता है, जब सीवियर बर्निंग है, तब जब बहुत ज़्यादा बर्निंग हो गई है किसी पर्सन को कि वो घर पर भी ठीक नहीं हो रही, तो हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्न हो गया है कि हम देख भी नहीं सकते, उसकी स्किन इतनी डैमेज हो गई है। तो उस केस में हमें फर्स्ट एड कुछ तो देना होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कॉटन को फटाफट डिप कीजिए बेकिंग सोडा के सोल्यूशन में और उसको वहाँ पर अप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा पेन रिलीवर होता है, वो उसको कुछ अमाउंट में पेन को रिलीफ करेगा, कुछ तो रिलीफ करेगा उस पर्सन को जब तक हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अदरवाइज हर कोई, ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी पर्सन इज़ केपेबल टू बियर दैट पेन। बर्निंग का जो पेन होता है वो हर कोई नहीं सह सकता, इसलिए ऐसा ना हो वो जाते जाते बेहोश हो जाए या अनकॉन्शियस हो जाए। इसलिए पहले आप उसको पेन से रिलीफ कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। आप कॉटन को लेके बेकिंग सोडा सोल्यूशन में डिप करके उस पर अप्लाई कराइए, ताकि जो पेन है वो उससे थोड़ा सा तो उसको रिलीफ मिले। नेक्स्ट, इट इज़ बेटर टू गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम डॉक्टर, और अल्टीमेटली हमें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। अगर सीवियर बर्न है तो हमें बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए, हमें फटाफट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जब तक हम डॉक्टर तक नहीं पहुँचते हैं तब तक हमें बेकिंग सोडा का पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा इन केस ऑफ सीवियर बर्निंग। अगर बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज हो गई है, सीवियर बर्न हुआ है, तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना ही पड़ता है। नेक्स्ट, थर्ड केस, इन केस ऑफ बर्निंग, इन केस ऑफ केमिकल बर्न। अगर किसी केमिकल से, केमिकल हमें कहाँ मिल सकते हैं, सपोज कीजिए कोई चीज़ आप कॉस्मेटिक अप्लाई करते हो, कुछ भी आप फेस पे लगाते हो, बॉडी पे लगाते हो, उसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, उसका टाइम निकल गया है, अब वो इफेक्टिव नहीं है, तो उसमें केमिकल्स तो हैं, तो वो आपकी स्किन को जला सकता है, वो आपकी स्किन को अफेक्ट कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, जब हम स्कूल्स में होते हैं तो वहाँ पे लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, केमिस्ट्री लैब्स में। अगर आपने थोड़ा सा भी डाइल्यूटेड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, कुछ भी गलत रिएक्शन करवा दी, तो वहाँ पे भी जो केमिकल है वो एकदम एक्सप्लोजन होता है और हमारे ऊपर भी वो केमिकल आता है, क्योंकि लैब्स में कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो हमें बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं करनी चाहिए, पहले प्राइमरी स्टेप तो ये है। और अगर आपने गलती से भी कुछ कर दिया है तो ऑफकोर्स आपको हार्म हो सकता है। तो उस केस में हमें क्या, क्योंकि वहाँ पे सारे केमिकल्स हैं तो आपको ज़रूर हार्म हो सकता है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए, यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। अगर किसी भी रीज़न से आप पर केमिकल बर्न हुआ है, मतलब किसी केमिकल की वजह से बर्निंग हुई है बॉडी के किसी भी एरिया में, तो सबसे पहले तो उस पर पानी से, उस एरिया को पानी से अच्छे से वॉश कीजिए, जितना हो सकता है उस पर पानी अप्लाई कीजिए, ताकि जो भी केमिकल हमारी बॉडी पर लगा था, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई भी केमिकल, मैंने यहाँ पर उठकर केमिकल लेबोरेटरी में मैं
एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो वहाँ पर जो केमिकल था डालते वक्त मेरे हाथ पर थोड़ा सा गिर गया तो मुझे बर्निंग सेंसेशन होगी। केमिकल था तो मुझे हार्म करेगा ही करेगा। तो उस केस में क्या करना चाहिए, मुझे हाथ सबसे पहले पानी से धोना चाहिए ताकि वो जो केमिकल है निकल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए आप पानी यूज़ कर सकते हो। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। इसके लिए जितना हो सकता है ज़्यादा पानी यूज़ कीजिए और उस केमिकल को वॉश ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अमाउंट का केमिकल रह गया तो वो आपकी स्किन को अफेक्ट करेगा और उसको जो स्कार होगा हमेशा लाइफ टाइम तक रह सकता है। नेक्स्ट, कवर द अफेक्टेड एरिया विद अ स्टेराइल कॉटन। स्टेराइल मीन्स दैट इज जर्म फ्री, माइक्रोब्स फ्री। तो आप साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन मेडिकेटेड क्लॉथ लीजिए, स्टेराइल क्लॉथ लीजिए दैट इज जर्म फ्री, और उसे अपने बर्नड एरिया कहीं पे बर्निंग हुई है उस पर अप्लाई कराइए। नेक्स्ट, इफ़ द केस सीरियस रश टू द डॉक्टर। अगर ज़्यादा सीवियर केस नहीं है, थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप ही लगा है तो आप उस पर ऑइंटमेंट लगा सकते हो, कोई भी एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा सकते हो। और अगर ज़्यादा सीवियर है, सपोज कीजिए इतना हाथ मेरा जल गया है बिकॉज ऑफ द केमिकल, तो फिर हमें फटाफट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं, कुछ फर्स्ट एड हैं जो हमें बर्निंग केस में या बर्न केस में ज़रूर लेने चाहिए। इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है, हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनके साथ भी एक्सीडेंट्स हो सकता है। एक्सीडेंट्स कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकता है ऑन द स्पॉट। तो इसलिए हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, एज वेल एज हमें हर चीज़ का फर्स्ट एड पता होना चाहिए। हर एक्सीडेंट, हर इमरजेंसी का हमें फर्स्ट एड पता होना चाहिए। तो आज हमने डिस्कस किया बर्निंग केस में हमें क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वो है एनिमल बाइट, वो भी हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। तो हम लोग देख रहे थे एनिमल बाइट्स। जो नेक्स्ट केस है हमारा वो है एनिमल बाइट, जिसमें हमें ये देखना है कि हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए जब भी कोई एनिमल, सपोज कीजिए डॉग या फिर वॉल्स, कैट्स, बैट्स, तो इस तरीके से अगर कोई एनिमल किसी पर्सन को बाइट करता है तो हमें उस समय क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले हमें उसे किस तरीके से ट्रीट कराना चाहिए सो दैट जो इन्फेक्शन है वो उसकी पूरी बॉडी में ना स्प्रेड हो और डॉक्टर तक पहुंचने तक का जो समय है हम उसे रिलीफ दिला सकें। तो हमें क्या फ़र्स्ट एड इस केस में लेना चाहिए, एनिमल बाइट के केस में हमें क्या फ़र्स्ट एड लेना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कि एनिमल बाइट डेंजरस कैसे होता है। जो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग्स, बैट्स, वॉल्स, कैट्स, तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनके पास एक डिजीज़ कॉजिंग वायरस होता है, और ये जो वायरस होता है वो डिजीज़ कॉज करता है रेबीज़ डिजीज़ जो होता है वो पर्सन को मेंटली रिटार्डेड कर सकता है, दैट इज़ वो मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है उस पर्सन को। अगर किसी एनिमल ने किसी पर्सन को बाइट किया और उस एनिमल के अंदर जो वायरस था वो उस पर्सन के अंदर जिसे उसने बाइट किया है उसके अंदर चला गया है, तो वो वायरस रेबीज़ डिजीज़ कॉज करेगा इन दैट पर्सन। उस डिजीज़ में क्या होता है, जो पर्सन होगा वो मेंटली इम्बैलेंस हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा, वो प्रॉपरली उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये डिज़ीज़ कॉज कर सकता है और रेबीज़ डिजीज़ काफ़ी सीरियस हो सकती है मेंटली अगर हम देखें तो। इसीलिए जब कोई एनिमल, ऐसे कुछ एनिमल जिनके पास वो वायरस होता है रेबीज़ कॉज करने के लिए, तो वो एनिमल जब पर्सन को बाइट करता है तो हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं, इफ़ अ पर्सन बाइटन बाय अ डॉग, अगर कोई पर्सन है जिसे डॉग ने बाइट कर लिया है तो फर्स्ट क्लीन द वुंड विथ सोप एंड वाटर। तो सबसे पहले हमें क्या स्टेप लेना है, उस एरिया को, सपोज कीजिए जो डॉग है उसने मुझे यहाँ पर बाइट कर लिया, तो हमें उस एरिया को क्या करना है, सबसे पहले क्लीन करना है विथ सोप एंड वाटर। क्योंकि हमें पता है जो डॉग ने बाइट किया है, जो उसके टीथ थे, वो बहुत सारी चीज़ें खाता है, वो स्ट्रे डॉग है। स्ट्रे डॉग ही अक्सर बाइट करते हैं, जो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स होते हैं वो बाइट नहीं करेंगे क्योंकि वो डोमेस्टिकेटेड हैं, वो सेफ़ और सिक्योर्ड हैं, उन्हें हमने ट्रेन कर रखा है। बट जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, गंदी चीज़ खाते हैं, बहुत सारे फ्लैशेस खाते हैं, बोन्स खाते हैं, तो कोई भी वेस्ट वगैरह वो खा लेते हैं। तो अब वही डॉग अगर हमें बाइट कर लिया है किसी भी रीज़न से और कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी उसने बाइट कर लिया है, तो उसके माउथ में जो जर्म्स थे, जो डस्ट थी, जो डर्टनेस थी, वो सब हमारे बॉडी के अंदर जा सकती है विद दैट वूंड। जो वूंड उसने करा है, जो डॉग ने बाइट किया है, तो यहाँ पर मेरा
मेरे हाथ में वूंड हो गया है, एक घाव हो गया है। अब उस घाव से वो जो जर्म्स है, जो डस्ट है, वो अंदर जा सकती है। और तो और जो डॉग के अंदर, जो डॉग के पास सलाइवा होता है उसमें रेबीज़ वायरस होता है, वो भी इस घाव से मेरी बॉडी के अंदर जा सकता है और रेबीज़ कॉज कर सकता है। तो सबसे पहला हमें स्टेप क्या लेना है, हमें उस वूंड को पानी से और सोप से क्लीन करना है, ताकि जितनी भी डस्ट है, जर्म्स है, माइक्रोब्स है, वो सब क्लीन हो जाए, वॉश ऑफ हो जाए। दिस विल वॉश ऑफ द सलाइवा। इससे क्या होगा, जो डॉग, जब डॉग ने हमें बाइट किया था, किसी भी पर्सन को बाइट किया था, तो उसका सलाइवा भी वहाँ लग गया था। तो जब हम उसे वॉश करेंगे तो हम बेसिकली उस सलाइवा को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, ताकि जो इन्फेक्शन है वो कॉज ना हो। टेक द पर्सन इमीडिएटली टू अ डॉक्टर। और ये करने के बाद, आप वॉश करने के बाद उसे डॉक्टर के पास जल्द से जल्द लेकर जाइए, क्योंकि अगर वो वायरस अंदर पहुंच गया, आपने बाहर से तो वॉश कर लिया, बट अगर वो वायरस अंदर पहुंच गया है तो वो डिजीज़ कॉज करेगा ही करेगा। इफ़ अ पर्सन इज स्टंग बाय एन इंसेक्ट, अच्छा, तो अगर इस केस में हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देगा और वो जो वायरस अंदर गया था वो फिर इनएक्टिवेट हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी और वो डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। तो ये तो आफ्टर अराइवल ऑफ डॉक्टर के आने के बाद वाला ट्रीटमेंट है, बट उसके पहले हमें उसे वॉश करना है और फटाफट, बिल्कुल देरी नहीं करनी है, डॉक्टर के पास लेकर जाना है उस पर्सन को। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है हमारे आसपास बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े छोटे मोटे, और ये रेनी सीज़न में ज़्यादा निकलते हैं। जब रेनी सीज़न होता है, उनका ब्रीडिंग सीज़न होता है, तो उस समय ये ज़्यादा निकलते हैं, हमें खा जाते हैं। और अपना जो डंक होता है, बहुत शार्प जो उनका डंक होता है, जो स्टिंग होता है उनका, वो बहुत तेज़ लगा देते हैं। जैसे वास्प हो गई, बी हो गई, तो वो अपने जो डंक होता है उसको, स्टिंग को हमारे अंदर, हमारी बॉडी में उसको एक्सपोजर कर देते हैं, उसको लगा देते हैं, और अपना जो भी सलाइवा है, जो भी अंदर उसके पास वायरस वगैरह है, उसको वो अंदर एक्सपेल आउट कर देते हैं, उस पर रिलीज कर देते हैं। इफ़ अ पर्सन इज स्टिंग बाय एन इंसेक्ट, वास्प और बी, रिमूव द स्टिंग बाय फर्स्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर किसी इंसेक्ट ने, किसी कीड़े ने आपको काट लिया है, काटते हैं जनरली, तो उस समय आपको क्या करना है, उसमें जो डंक है सबसे पहले हमें वो रिमूव करना है। बहुत शार्पन होता है, बॉडी मुश्किल से दिखता है, और हमें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही प्रिकॉशंस से हमें उस टंग को, उसकी स्टिंग को, स्टिंग क्या होता है, उसके पास जो स्टिंग होते हैं, हम जिससे वो हमें घाव करता है, वूंड करता है, वही हमें निकालना है। पुट आइस क्यूब्स ऑन बिटन एरिया एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम। अब उस एरिया में हमें क्या करना है, आइस क्यूब्स को अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद हमें कुछ एंटीसेप्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट इन्फेक्शन, उसके स्टिंग से जो इन्फेक्शन होगा बिटन एरिया में, वो आगे ना स्प्रेड हो और वो वहीं तक ही होकर रह जाए और वो हील हो जाए। तो हमें डेली एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट एड विच वी शुड अप्लाई इन केस ऑफ एनिमल बाइट। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमें क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए इन केस ऑफ बर्निंग एज वेल एज इन केस ऑफ एनिमल बाइट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन अ लिटिल डिटेल। थैंक यू।